तो उस गाड़ी का पूरा माहौल शांत हो गया क्योंकि आपने अपना 100% फोकस लगाया उस गाड़ी को पीछे करने में। ठीक है, तो हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमें बहुत जल्दी जल्दी चाहिए सब कुछ, बट एक्चुअल में चीज़ें अलग तरीके से, यूनिवर्स अलग तरीके से काम करता है। मेरा जो बॉन्ड है स्टूडेंट्स के साथ वो टोटली अपोजिट है। ओके। अब मैं आपको बोलता हूँ कि 5 सेकंड के लिए अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचना। आपने 5 सेकंड के लिए अपने पेरेंट्स के बारे में ही सोचा है अभी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो खत्म करने के बाद 2 लाइंस छोड़ेंगे। 3 मार्क्स है तो 3, 4 है तो 4, 5। अब आप सोच रहे होंगे 5 लाइंस अगर छूटे होंगी तो वो थोड़ा अजीब लगेगा। कई बार ऐसा होता था कि टीचर आया, इग्नोर ही करके चला गया क्योंकि उसका काम था पढ़ाने का, और वो भी उस टाइम के लिए बेस्ट था। बट आज के टाइम पे अगर आप वो टैक्टिक्स फॉलो करते हो तो आप नहीं हो सक्सेसफुल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। आज हमारे साथ है मिस्टर रजत मदान फ्रॉम पढ़ले भाई। आज हम इनके एक्सपीरियंस से, इनकी नॉलेज से और इनके करियर से जानेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कैसे तैयारी करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? आई एम ऑल फाइन। स्टार्ट करेंगे आपकी खुद की जर्नी से, आपके खुद के बैकग्राउंड से। हम देखते हैं कि आपने भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं, तो आप कैसे पढ़ते थे, कैसा सब कुछ हुआ? तो मैं स्टार्ट करूंगा अपनी जर्नी से। बाय प्रोफेशन एंड बाय हार्ट आई एम अ टीचर। ओके। और अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो दूर दूर तक कोई भी मेरी फैमिली में से टीचर नहीं था। ठीक है। और अगर फ्रैंकली बोलूं तो मेरा भी इंटेंशनली ऐसा कुछ प्लान नहीं था टीचिंग का। ठीक है। इनिशियल डेज से ही, स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से मैं काफ़ी अच्छा था पढ़ने में। ठीक है। और कॉलेज में भी बात करें तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं, ऑल इंडिया लेवल पे भी। ठीक है। और फाइनल ईयर में मैंने 3 कंपनीज में प्लेसमेंट गेन कर ली थी। मतलब इजी था काफ़ी मेरे लिए। जैसे एक होता है कॉलेज में कुछ एक बच्चों के लिए कि इजी है काफ़ी कि प्लेसमेंट गेन करना, और मेरा माइंड सेट था कि मुझे कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन करनी है, एक एम होता है। हाँ जी। तो जैसे ही फाइनल ईयर हुआ, कंप्लीट हुआ और मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, तो वहाँ का वर्क कल्चर मुझे अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल नहीं लगा। बीइंग अ क्रिएटिव पर्सनैलिटी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे 9 to 5 वाला जो जॉब प्रोफाइल है वो इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा। और वहाँ पे भी मुझे पब्लिक स्पीकिंग के जो भी डोमेन लगते थे कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है तो मुझे ज़्यादा फैसिनेट करते थे। आई वाज एट अ पोस्ट ऑफ पेटेंट रिसर्च एनालिस्ट, और जो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा बोरिंग काम था, जिसमें आपको बहुत सारे पेटेंट एनालाइज करने होते हैं कि कितनी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क के लिए। Then I took a very hard decision that I have to quit my job, क्योंकि उसका रीजन ये था, within a 2-3 months I took that decision and it was really very difficult decision, क्योंकि एक पेरेंट्स की तरफ से होता है और वो पैकेज भी काफी अच्छा था उस हिसाब से। मतलब it was a very very good package at that time। तो पेरेंट्स को कन्विंस करने का एक मेरे पास एक ये भी रीज़न था दैट आई स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 210 इन गेट एग्जाम। इसकी बात करेंगे। हाँ जी। ऑल इंडिया रैंक अच्छा था, तो मुझे ये था कि अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। हाँ, और कॉन्फिडेंस हो जाता है कि और अब जब मैं कनेक्ट करता हूँ डॉट्स को तो पता लगता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ सच में बनना हो तो जो यूनिवर्स है वो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज क्रिएट करता है कि आप अपनी उस गोल की तरफ रीडायरेक्ट करें। बिल्कुल सही बात। तो हुआ क्या, तो मैंने जॉब छोड़ी। आई वाज वेरी कंफर्टेबल, बट जब लोग आपसे मिलते हैं जॉब छोड़ने के बाद और वो आपसे पूछते हैं कि क्या बात आपने जॉब छोड़ दी, स्कॉलर ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट आई वाज, यूनिवर्सिटी टॉपर, स्कूल टॉपर, ब्लॉक टॉपर, मतलब कभी वो देखा ही नहीं डाउनफॉल। तो लोगों ने आके पूछना स्टार्ट किया, फैमिली ने, कि क्या बात होगी ये वो। तो किसी को बोला कि हायर स्टडीज है, और थी भी, मतलब कुछ प्लान थे। इंटीग्रेटेड पीएचडी का भी चल रहा था, बिकॉज ऑल इंडिया रैंक आई हैव टू 210 रैंक था, तो काफी कंफर्टेबल था। बट धीरे धीरे ये चीज डिप्रेशन क्रिएट करने लगी। अब मुझे लगा कि शायद मैंने गलत डिसीजन लिया। एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता है अपने आप पे कि इट माइट बी पॉसिबल कि मैं शायद वहां होता तो शायद अच्छा कर लेता। देन ये जर्नी स्टार्ट होती है 2 या 3 स्टूडेंट से। ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट मेरे पास पढ़ने आते हैं, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम में भी, मतलब एक होता है ना कॉलेज में एक स्टूडेंट होता है जो सेशनल के आसपास उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है कि मेन वो करवा देगा। और मुझे ऐसा लगता था कि किसी बात को समझाना मेरा पैशन है, कि अगर आप किसी बात को समझा पाओ किसी को, तो मुझे लगता है कि आई वॉज वेरी कंफर्टेबल इन दैट। ठीक है। तो वहाँ से मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला, तो मुझे लगा कि चलो गेट क्वालिफाइड है, साथ साथ मैंने इंटीग्रेटेड पीएचडी का स्टार्ट किया। तो मैंने 2 से 3 स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया पैशन के लिए। ठीक है। धीरे धीरे वो 2 से 20 हुए, 20 से 100 हुए, 100 से 200 हुए। आज मेरे पास 250 प्लस स्टूडेंट्स हैं एक बैच में, मतलब पर ईयर, क्योंकि हर साल स्टूडेंट चेंज होते हैं, और मतलब इससे भी ज्यादा ही हैं अलग अलग मोड्स में। देन लास्ट 6 मंथ में हमने डिजिटल इसको कन्वर्ट किया है कि अब हम दोनों मोड्स में इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपको पता है डिजिटल वर्ल्ड में आपकी रीच थोड़ी ज्यादा होती है कि अगर कोई बच्चा एक रिमोट एरिया से भी है तो वो भी वो फैसिलिटी अवेल कर सकता है। और आज मैं आपके सामने हूँ, तो ये सारा ठीक है रहा। एक मैं चीज़ पूछना चाहूँगा,
जब कोई इंसान अपना पैशन आइडेंटिफाई करता है उसके लिए टाइम लगता है, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि आप एक टीचर बनना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं? देखिए, पैशन आइडेंटिफाई करने के ना आपको यूनिवर्स कई बार बहुत सारे सिंबल्स और साइन हाँ, देते हैं, देते आपके हैं। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नॉक करते हैं। ये आपके ऊपर होता है कि आप कब उसको सही तरीके से अवेल करते हैं। बिल्कुल सही आपके साथ भी कई बार हुआ होगा बिल्कुल कि सही बात और बाद में जब हम पास्ट लाइफ में देखते हैं तो आपके डोट्स कनेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि शायद ये चीज इसी वजह से हुई थी। आज अगर मैं उस कंपनी में होता या उस कॉर्पोरेट लाइफ में होता तो जितना मैं अर्न कर रहा हूँ, आई थिंक उससे 10 to 12 टाइम आज मैं ज्यादा अर्न कर रहा हूँ। और वो चीज अर्निंग सब कुछ नहीं होती, बट एक मेंटल सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता है टीचिंग एक बड़ा क्रिएटिव फील्ड है। आप मतलब एक उन बच्चों के साथ डील कर रहे हो जिनके लिए लाइफ अभी बहुत नहीं है। आप लोग लाइफ में बहुत कुछ सीख चुके हैं, बट वो बच्चों के लिए हर चीज नहीं है। तो उन बच्चों के साथ आप एक्सप्लोर करते हो, अपडेटेड रहते हो, और साथ में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। मतलब बच्चे आपको एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी देके जाते हैं, उनके लिए लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी होती नहीं शायद जितनी हमारे लिए हमारे लिए बहुत सीरियस होती हैं चीजें, और उनकी बातें सुन के लगता है कि शायद हम अपनी चीजों को ओवर वरी कर रहे हैं। तो वहां से धीरे धीरे जब मैंने 2 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरे को लगा कि यार अब काम नहीं लग रहा। जैसे पहले होता ना कि आपको टाइम लगता है कि यार वीकेंड का वेट करना पड़ता है। अब जिस दिन आप क्लास नहीं लेते उस दिन आपको लगता है कि यार आज कुछ मिस किया, तो वहां से आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो एज अ स्टूडेंट इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए किसी स्टूडेंट को कि मुझे आइडेंटिफाई करना। विद पैसेज ऑफ टाइम स्पिरिचुअल बुक्स में भी लिखा कि कुछ हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट्स भी होते हैं, वो कहीं ना कहीं क्लीन होने होते हैं। तो हम शायद जल्दी कर देते हैं उस चीज के लिए कि मुझे ये छोड़ के वो करना है। बिकॉज आजकल आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज्यादा प्रोफेशन चेंज करते हैं, माइंड में ही चेंज कर लेते हैं कि मुझे ये नहीं करना, देन किसी ने कुछ और सजेशन कर दी। तो ट्रस्ट द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, आई थिंक। तो उसके बाद चीजें काफी अच्छी होने लगती हैं जब आप उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सर आपका, मैंने देखा कि गेट में AIR 210 आया, उसे अचीव करने की कहानी क्या है, उसके पीछे की क्या मेहनत लगी उसके पीछे, आपके मुंह से जानना चाहूँगा। गेट ऑल इंडिया रैंक 210 की भी काफ़ी फ़नी स्टोरी है। फ़नी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि कोई इंटेंशन नहीं थी गेट एग्ज़ाम देने की, बिकॉज मैं कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा स्टूडियस था। तो टीचर्स को ट्रस्ट होता है ऐसे स्टूडेंट्स पे। अगर आप देखते हैं कि टीचर्स आपको देख लेते हैं कि अगर ये एग्ज़ाम देगा तो शायद ही क्वालिफाई करेगा। ठीक है। एक टीचर थे मेरे, उन्होंने धक्के से मेरा एग्जाम का फॉर्म फिल करवाया क्योंकि लास्ट डेट थी एग्जाम की। ठीक है। और मुझे कुछ नहीं पता था एग्जाम के बारे में कि क्या होता है एग्जाम, इसके बेसिस पे आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आगे मिल सकती हैं। ठीक है। तो मैंने एग्जाम फिल किया, फॉर्म फिल किया, और मुझे ये था कि अगर मैंने एग्जाम का फॉर्म फिल किया है क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं, और एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जिसको हर एक अपॉर्चुनिटी को, हर एक रिसोर्स को अच्छे से यूज करना है। तो मुझे लगा कि मुझे अच्छे से इसके बारे में प्रिपेयर करना चाहिए। तो लास्ट डे था मेरा एग्जाम का, और मेरे पास ऑलमोस्ट 35 डेज का टाइम था। तो 35 डेज के अंदर मैंने काफ़ी मेहनत की। मुझे अभी भी याद है सुबह 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, क्योंकि मैं जल्दी सो जाता हूँ रात को, क्योंकि मेरा शेड्यूल है सुबह जल्दी उठने का। तो कंटिन्यूटी में बिना किसी ब्रेक के 10 to 15 मिनट्स का लंच ब्रेक और या फिर इवनिंग में ब्रेक, कंटिन्यूटी में प्रिपरेशन की। और मुझे आज भी याद है जनवरी का जो मंथ था, और जब मैं उठता था प्रिपरेशन करके रात को 9 बजे, तो मेरी शर्ट पूरी भीगी हुई होती थी पसीने से उस मौसम में भी। तो मुझे वो मेमोरीज अभी तक याद हैं कि बहुत मेहनत की थी उस टाइम पे। और जब एग्जाम गया काफ़ी अच्छा गया, और मैंने आंसर की भी चेक नहीं की क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये लगा कि एग्जाम तो क्वालिफाई हो जाएगा क्योंकि अच्छा गया है। और जब रिजल्ट का डे आया, रिजल्ट रात के 11-12 बजे पब्लिश होता है गेट का। मेरे टाइम पे 11 बजे पब्लिश हुआ था। वन ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, अगर वो देख रहा होगा पॉडकास्ट तो उसको याद होगी ये मेमोरी। तो उसने मुझे कॉल किया कि गेट का रिजल्ट आ गया, और उसने मेरे को गेट का जब रिजल्ट बोला, उसने कहा कि आपका रैंक आया 210। उसने कहा तेरा भाई 210 रैंक आया। मुझे लगा कि ना उसने देखने में कुछ मिस्टेक की है। मैंने कहा 2100 होगा रैंक, 2100 विल बी द रैंक, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2100 होगा, अभी बहुत अच्छा हो गया। तो कह रहा नहीं दोबारा। मैंने कहा नहीं मेरे को भेज, क्योंकि मेरी साइट ओपन नहीं हो रही थी। और जब मैंने रिजल्ट देखा तो ऑल इंडिया रैंक 210। देन मैंने अपने टीचर्स को कॉल किया। देन अगली मॉर्निंग जब मैं कॉलेज गया तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को रिवॉर्ड मिले। मनदीप बरार जी उस टाइम के डिप्टी कमिश्नर थे, उनके साथ फ्रंट पेज पे मेरी न्यूज़पेपर में फोटो आई। और मुझे लगा कि शायद मैं गेट से आगे कुछ ना भी करूं, बट मुझे एक बड़ा कंफर्टेबल फील हुआ कि चलो नेम के साथ एक लेबल लग गया कि इन फ्यूचर भी अगर किसी को, आजकल डिजिटल मीडिया के जमाने में पढ़ना काफी आसान है। उस टाइम पे सेल्फ प्रिपरेशन से ऑल इंडिया रैंक निकालना बहुत बड़ी बात थी आसपास के लोगों के लिए भी। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ माय बैच आल्सो कि काफी अच्छा रैंक आया। तो वो एक जर्नी अच्छी रही। आपने बताया 4 AM से लेके 9 PM, मतलब 17 घंटे लगातार पढ़ाई, ये कैसे होती है? मुझे तो मैं आई कांट रिलेट विद इट, बट कैसे इतना डिसिप्लिन कैसे आया, इतना मोटिवेशन कैसे आती थी 17 घंटे पढ़ने की? मोटिवेशन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आपके पास आपका वाई क्लियर होता है तो आपको मोटिवेशन इजीली आ जाती है। सपोज मैं आपको बोलूं कि एक बिल्डिंग है और उसमें आग लगी हुई है और आपको उस बिल्डिंग में जाना है, आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर कोई आपको 1 लाख रुपया दे,
नहीं जाएंगे। बट अगर आपका छोटा भाई उसमें फंसा हुआ तो फिर आपका वाई क्लियर है, वहाँ पे आपको अपना छोटा भाई दिख रहा है, तो आप कुछ भी कर जाएंगे। आप हो सकता है अपनी जान पे भी खेल जाएं। सो दैट इज द मेन मोटिवेशन रीजन कि अपना वाई क्लियर करेंगे। जब आपको पता होगा कि आपने कोई चीज़ गेन करनी है, तो आपका वाई सबसे पहले क्लियर हो। बिल्कुल सही बात है। बात कर ले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इंडिया में आखिरी 10-12 सालों में बहुत बढ़ रहे हैं। जेई हो गया, नीट हो गया, गेट हो गया, ऐसे एग्ज़ाम्स से ना एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनती है बच्चों के बीच में। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्या होती है या कंपटीशन क्या होता है आपके हिसाब से? कंपटीशन अगर हम मेडिकल साइंस में बात करें तो कंपटीशन जब हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड हैं, तब दो ऑर्गेनिज्म एक रिसोर्स के लिए कॉम्पीट करेंगे और उसमें से जो ज़्यादा सूटेबल होगा वो उस रिसोर्स को अवेल करेगा। ठीक है। एक्चुअल में कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। अगर कंपटीशन नहीं होता तो हम अपने इनर जो हमारे वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल हैं या इनर पोटेंशियल है, उसको 100% अवेल नहीं कर पाते। हम अपने पोटेंशियल को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। बट एक्चुअल में कंपटीशन के नेम पे हम बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं। दैट इज नॉट ट्रू। क्या कंपटीशन वाकई में पॉसिबल है? एक्चुअल में कंपटीशन पॉसिबल ही नहीं है। आप दो गाड़ियों का कंपैरिजन कर रहे हैं जिनके अंदर इंजन, जिनके अंदर बाकी सारा मटेरियल अलग है, पर आप बीइंग अ कार नहीं देख पा रहे कि दूसरे की कार आपकी कार से अलग है, या पेरेंट नहीं देख पा रहा ये दो अलग गाड़ियां हैं, इनके अलग अलग डोमेन्स हैं, इनका वर्क प्रोफाइल हो सकता है अलग हो, तो वो नहीं देख पाते, जिसकी वजह से कंपटीशन में उनको रेस में उतार दिया जाता है और शायद उसकी कारण ही सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। आप सपोज अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए और गाड़ी में बहुत अच्छा माहौल है, म्यूजिक चल रहा है, बाहर वेदर भी बहुत प्लेजेंट है, आपके पेरेंट्स भी हैं गाड़ी में, आप ड्राइव कर रहे हैं और खाने पीने का सामान ऑफर हो रहा है। एक बड़ा विजुअलाइज करें, बड़ा अच्छा सा एक माहौल है, बन गया। सडनली एक दूसरी गाड़ी जिसकी शायद वैल्यू भी आपसे ज्यादा हो, ठीक है, पोटेंशियल भी आपसे ज्यादा हो, उसने आपकी गाड़ी को ओवरटेक किया, ठीक है। देन अ सिंगल थॉट दैट आई हैव टू कम्पीट विल चेंज द होल सीन। अब वो गाड़ी में जो म्यूजिक बज रहा है उसकी वॉइस आपको इरिटेटिंग लगेगी, शायद बंद करोगे आप सबसे पहले कि मुझे इसको बंद करना है क्योंकि मुझे सबसे पहले करना है, उसके साथ कॉम्पीट करना है, उसको पीछे छोड़ना है। अब मम्मी पीछे से सैंडविच ऑफर कर रही है, आप कहोगे नहीं मम्मी मेरे को तो कॉम्पीट करना है। हाँ। तो उस गाड़ी का पूरा माहौल शांत हो गया आप, क्योंकि आपने अपना 100% फोकस लगाया उस गाड़ी को पीछे करने में। और क्या आपने 11 बजे तक दिल्ली पहुंचना था, वो तो वैसे भी पहुंच जाते। कॉम्पिटिशन करके 10 बजे तक पहुंच जाओगे, बट एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वट आर एक्सीडेंट्स? एक्सीडेंट इस केस में है कि हम अपने वैल्यूज प्रिंसिपल तक को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। हो सकता है आप सिग्नल तोड़ दो, और लाइफ में आप बहुत सारे सिग्नल तोड़ोगे जब आपने ये मन में ठान लिया आई हैव टू कॉम्पीट। आप किसी को डीमीन करोगे, डिफेम करोगे जस्ट बिकॉज आपने आगे निकलना है। सो कॉम्पिटिशन पॉसिबल ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। और आपने भी काफ़ी, मैंने माहौल देखा यहाँ का, काफ़ी स्पिरिचुअल बुक्स में भी ऐसा लिखा गया है कि कॉम्पिटिशन पॉसिबल इस वजह से भी नहीं है बिकॉज देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज पास्ट कार्मिक अकाउंट्स। 50% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट्स का होता है। हम अगर सेम घर में भी बोर्न हुए हैं, हमारी सारे रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड सेम हो सकता है, हमें सेम परवरिश मिल सकती है, पर वो जो 50% हमारा जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। और अगर वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है तो कुछ ना कुछ हमारे कार्मिक अकाउंट्स रहे होंगे जो इस लाइफ में भी क्लीन होंगे। अब कई बार होता है ना क्लास में ये बच्चा तो बिल्कुल नहीं पढ़ता पर टॉप कर जाता है, एंड मोमेंट पे पढ़ता है और जबरदस्त आउटपुट देता है, और ये सारा साल मेहनत करता है। इस बच्चे का कुछ नहीं होगा, हमें पता है ये सारा साल मेहनत करेगा बिकॉज 50% पोर्शन वही है। तो अगर 50% हमारी स्लेट अननोन है, दैट हाउ इट इज पॉसिबल कि हम कॉम्पीट करें। तो ये अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर कई बार कम होती है कि हमें ये पता नहीं होता कि वो 50% पोर्शन अननोन जो है वो हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम प्रेजेंट मेहनत ना करें, हम उसी पे ही, वो भी है, बट जब हम हार जाते हैं कंपटीशन में या हम कुछ रैंक नहीं अचीव कर पाए तो एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ ना कुछ बेटर हमारे लिए लिखा गया है, कुछ एक नए कार्मिक अकाउंट्स क्लीन होने होंगे। सपोज आपको किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना है, हो सकता है उस वर्क कल्चर के लोगों के साथ आपके कोई कार्मिक अकाउंट्स ना हो, बट जिसके लिए आप बने हो, चाहे वो 2 साल बाद हो, उनके साथ आपके कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट्स रहे होंगे। आप रास्ते में जिससे भी मिलते हैं, आप 5 सेकंड की इंटरेक्शन करते हैं बस में कंडक्टर से, तो उनके साथ पास्ट लाइफ में 5 सेकंड का ही एक कार्मिक अकाउंट था। आपके मदर के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उनके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट्स रहा होगा, ये स्पिरिचुअल बुक्स में लिखा है, तो वो क्लीन होना ही है। तो हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमें बहुत जल्दी जल्दी चाहिए सब कुछ, बट एक्चुअल में चीज़ें अलग तरीके से, यूनिवर्स अलग तरीके से काम करता है। आप बहुत स्पिरिचुअल लग रहे हो मुझे। हाँ जी। इस स्पिरिचुअलिटी में अगर हम बात करें कंपटीशन को मिला के, कहते हैं कि किस्मत भी बहुत साथ देती है। बिल्कुल। डू यू बिलीव इन फेट? किस्मत साथ देती है, पर किस्मत
को साथ देने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसके लिए मेहनत करें। ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट है 50-50% वाला। आपको हाँ ये समझना पड़ेगा। हाँ। 50% आपके हाथ में है चीजें और 50% कुछ एक पास्ट एनर्जीज हैं वो काम कर रही हैं। अगर मैं ये सोच के बैठूं कि शायद मेरी पास्ट एनर्जीज इतनी खराब हैं कि वो कुछ होने ही नहीं वाला, तो ऐसा नहीं होगा। आपका ये प्रेजेंट 50 इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो जो पास्ट 50 है उस पर ओवर पावर कर जाए। तो वो डेस्टिनी बिल्कुल काम करती है, पर डेस्टिनी उन्हीं के लिए काम करती है जो उस डेस्टिनी को मॉडिफाई करना जानते हैं। और ये मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट के लिए होना चाहिए कि आपकी डेस्टिनी होगी। डेस्टिनी काइंड ऑफ एक वर्ड है जो किसी को कंसोल करने के लिए दिया जाता है कि शायद भाई तेरे भाग्य में ही नहीं होगा, बट एक्चुअल में चीजें कुछ अलग हैं। आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। उसकी नॉलेज भी जरूरी है, उसके लिए उससे आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी, बट प्रेजेंट टाइम पे मेहनत करने के लिए आपको ये भी जानना पड़ेगा कि आप जो प्रेजेंट में कर रहे हैं वो भी तो नेक्स्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट्स बन रहे हैं। बहुत डीप चीज है। जो आप प्रेजेंट टाइम पे जो भी एक्शंस कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो द कार्मिक अकाउंट्स। जो तो आपको इतनी मेहनत करनी है कि नेक्स्ट टाइम के कार्मिक अकाउंट्स भी आप और अच्छे कर पाए। तो ये सारा का सारा जो है एक स्पिरिचुअल नॉलेज स्टूडेंट्स में होनी जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओके, प्रेजेंट टाइम पे आते हैं। आपका एक सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, आप पढ़ाते हैं, तो आपका बच्चों के साथ बॉन्ड कैसा है? क्योंकि आई हैव गॉटन दैट यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो एक स्पिरिचुअल इंसान का बॉन्ड जो होता है ना वो बहुत डिवाइन होता है, बहुत काइंड होता है। तो कैसा बॉन्ड आपका? मेरा जो बॉन्ड है स्टूडेंट्स के साथ वो टोटली अपोजिट है। ओके, टोटली अपोजिट है। आई एम अ वेरी फन लविंग। और मेरे स्टूडेंट जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उनको पता है मेरा नेचर कैसा है। मतलब वो हर बात मेरे से शेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है एजुकेशन के लिए या फिर लर्निंग के लिए आपका एक फियरलेस एनवायरनमेंट होना जरूरी है। आज इसी पॉडकास्ट में मेरे किसी प्रोफेसर को आप साथ में बिठा देते तो क्या मैं इतना फ्लुएंटली बोल पाता या मैं शेयर कर पाता? तो शायद नहीं। और बीइंग अ मैच्योर मैन शायद मैं कर भी लूँ, बट एक बच्चे के सामने जहाँ एक फियर वाला फैक्टर आता है तो वहाँ पे लर्निंग का प्रोसेस उसका कम हो जाता है। तो पहली बात बच्चे को टीचर के साथ अब वो इरा है कि वो फील ही नहीं होना चाहिए। लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये फील नहीं होना चाहिए कि एक वो टीचर से पढ़ रहा है। उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो किसी फ्रेंड से पढ़ रहा है। उसको ऐसा लगना चाहिए वो किसी एल्डर ब्रदर से पढ़ रहा है। बिकॉज रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब रिलेशंस हैं तब ट्रस्ट है, और जब ट्रस्ट है तो आप शायद उसमें थोड़ा बेटर सीख पाते हैं। तो बहुत चिल इन्वायरमेंट रहता है। बच्चे सब कुछ, आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि आपसे पढ़ के जाएं और इवनिंग में वो आपको मैसेज करेंगे तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर आपके मैसेज का रिप्लाई करे। और टीचर को लेटेस्ट नॉलेज हो, मीम्स की नॉलेज हो, टीचर को लेटेस्ट ट्रेंड्स की नॉलेज हो, तो बच्चे बहुत कनेक्ट करते हैं उनसे। तो एक बड़ा ह्यूमरस सा माहौल रहता है मेरी क्लासेस का, बच्चों को पता है। और वो बहुत कमेंट्स भी करते हैं यूट्यूब पे वीडियोज के नीचे कि बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट रहता है कि बच्चों का ऐसा होता है कि 50 मिनट्स की क्लास कब खत्म होगी, कि हमें जिस दिन ऑफ भी करनी हो उस दिन बच्चे कहते हैं कि नहीं सर होनी चाहिए आज भी क्लास, कि घर भी क्या ही करेंगे, कुछ सीख के ही जाएंगे। तो वो वाला फैक्टर है, काफी कंफर्टेबल है। और ये मैंने अपने कुछ टीचर से सीखा है कॉलेज में। होता ना कहीं टीचर्स के लेक्चर में तो हम टाइम देखते रहते हैं। तो मुझे एक ऐसा टीचर बनना था कि जिसके लेक्चर में शायद कोई टाइम ना देखे। राइट। तो वो होना चाहिए कि हर एक प्रोफेशन के अंदर जब आप वैल्यू दे रहे हो किसी को और साथ में आप ये जान रहे हो कि सामने वाले को क्या चाहिए है, सामने वाले को क्या चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी बच्चों को, तो वो बहुत जरूरी होता है। सो दैट इज द माहौल दैट यू आर आस्किंग अबाउट। बहुत सही माहौल ऐसा होना चाहिए। ये बात होगी आपके बच्चों की। बाकी बच्चों की बात कर लें। इस पॉडकास्ट के थ्रू आप बच्चों को क्या टिप्स देंगे रिगार्डिंग स्टडी की, कैसे पढ़ना चाहिए? कुछ टिप्स दें आप। देखिए बहुत सारे टिप्स हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अर्ली मॉर्निंग उठने पे। जैसे मैंने बताया था कि मैं काफ़ी जल्दी उठ जाता हूँ मॉर्निंग में। देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड एज ब्लोटिंग पेपर टेक्निक। अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूँ, आप विजुलाइज करेंगे उस सिचुएशन को। सपोज आपके पास एक ब्लोटिंग पेपर है और आपने उस ब्लोटिंग पेपर को ब्लू कलर की इंक में डिप किया। ठीक है। जब आप उसको ब्लू कलर की इंक में डिप कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम वो सबसे मैक्सिमम इंक एब्जॉर्ब करेगी। सेकंड टाइम जब आप उसको डिप करेंगे क्या सेम अमाउंट ऑफ इंक एब्जॉर्ब होगी? नहीं, कम होगी। थर्ड टाइम उससे भी कम होगी। एंड 40th टाइम उसमें बहुत कम होगी। तो हमारा ब्रेन जो है वो भी एक ब्लोटिंग पेपर की तरह है। ठीक है। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो तो अर्ली मॉर्निंग में वो ब्लोटिंग पेपर बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह है। ठीक है। आपकी थॉट्स वाइब्रेशंस बहुत काम होती हैं। आपको शायद ये भी याद नहीं होता कि आपने रात को डिनर में क्या खाया था। तो अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है, थॉट्स की ट्रैफिक बहुत कम है। जब कभी हमने दूर जाना होता है हम शायद सुबह सुबह निकलते हैं कि ट्रैफिक कम मिलेगा। सिमिलरली हमारे अंदर थॉट्स की ट्रैफिक अर्ली मॉर्निंग बहुत कम होती है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको फॉलो भी करते हैं कि आप 4 AM ब्रह्म मुहूर्त
स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोले तो वहाँ पे बहुत डिवाइनिक एनर्जीज एक्टिवेटेड होते हैं। आप जो भी याद करते हैं वो आपके बहुत डीप ब्रेन के अंदर इनकलकेट होता है और आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको स्टोर कर पाते हैं। साथ में आपके जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी आपके साथ हैपनिंग हुई होती हैं, इंसिडेंट हुए होते हैं, तो वो आपको शायद याद नहीं रहते, बट जब आप रात को पढ़ने बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हाई लेवल पे होते हैं क्योंकि आपको पूरे दिन का याद होता है। तो पहली टेक्निक है कि ब्लोटिंग पेपर टेक्निक को आप फॉलो करेंगे। अर्ली मॉर्निंग उठें, ट्राई करें उठने की, 10 से 12 दिन जरूर लगेंगे, थोड़ा कष्ट होगा, बट धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाएंगे। एंड जो लोग रात में पढ़ते हैं वो भी गलत नहीं है, हर एक की बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक अलग है, बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव अर्ली मॉर्निंग उठने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। जब आप करते हैं एक्सपीरियंस तो उसके बाद शायद आप इसी चीज को फॉलो करते हैं। और ट्रस्ट में अर्ली मॉर्निंग उठने का सिर्फ पढ़ाई में फायदा नहीं है। अगर कोई बच्चा अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट डालता है तो कल को अगर वो स्टडी में आगे नहीं भी जाता, वो कोई बिजनेस भी करता है या कोई भी एक ऐसी चीज है, तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है आई गेस, कि अगर वो कोई इवन कार्ट भी रन कर रहा है तो आई थिंक अर्ली मॉर्निंग से उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है। तो एक बहुत छोटी सी चीज है बट वो आपकी लाइफ में चेंज कर सकती है। और कुछ टेक्निक्स की अगर मैं बात करूँ तो जितनी सेंसेस हम इन्वॉल्व करते हैं लर्निंग में, उतना जल्दी हम सीखते हैं, उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम स्टोर करते हैं। जैसे मैंने बताया, मैं कॉलेज टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस था कि बच्चों को टीच करने के लिए कि बच्चे सुन रहे हैं मेरे से, तो मैंने कोई चीज पढ़ी तो मैंने एक सेंस इन्वॉल्व की, टीचर ने आपको पढ़ाई, एक सेंस इन्वॉल्व हुई, आपने वो पढ़ी, दूसरी सेंस इन्वॉल्व हुई, आपने किसी के साथ डिस्कस कर लिया उसको, तो थर्ड सेंस इन्वॉल्व हुई, आपने कुछ लिख के देख लिया, तो मतलब आप सेंसेस का नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। और जब आप सेंसेस का नंबर बढ़ाते जाएंगे तो होगा क्या, आप उतना ज्यादा उसको अपनी डीप ब्रेन के अंदर इनकलकेट कर रहे हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। जैसे हमारे पास एक टर्म होती है ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ ब्रेन। ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब क्या है कि आपको अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है, और वो तब आता है जब आप थोड़ा सा आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ होता है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि 5 सेकंड के लिए अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचना। आपने 5 सेकंड के लिए अपने पेरेंट्स के बारे में ही सोचा है अभी, बिकॉज हमारे ब्रेन को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो काम हम कहते हैं कि हमने नहीं करना, तो ब्रेन बार बार ध्यान, बार बार कॉन्सेंट्रेशन उसी की तरफ लेके आता है। तो जब हम बच्चे को कहेंगे ना तेरे को फोन नहीं मिलेगा, या बच्चे को कहेंगे तेरे को यही करना है, तो ब्रेन को पता है कि उसको वो कर लेना है, कैसे भी करे। वो आपके सामने नहीं करेगा, बट वो किसी और फॉर्म में उस चीज़ को अवेल करने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ है कि आपको ट्रैफिक कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, थॉट्स को कंट्रोल करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ये बहुत सारे हैं। और निमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है आप एसोसिएट करके जब आप लर्न करते हैं तो आपको जल्दी याद होती है। निमोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप चीज़ों को बहुत लंबे टाइम तक याद कर पाते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट टू लास्ट दिवाली पे आपने डिनर में क्या खाया था, आपको याद है? बट अगर दिवाली पे जब आप क्रैकर्स बर्न कर रहे थे और आपका हाथ जल जाता उस टाइम पे, उस टाइम का पूरा सीन आपके ब्रेन में फ्रीज हो जाएगा कि उस टाइम पे पापा क्या कर रहे थे, उस टाइम पे डॉक्टर कितनी लेट आया था, उस टाइम पे आप कितने बजे निकले थे, उस टाइम पे टाइम कितना, सब मतलब ब्रेन को एसोसिएटिव मेमोरीज ज्यादा पावरफुल लगती है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, मतलब रिटेन करने के लिए। तो आपको ये भी लर्निंग में याद करना है, आपको ट्रिक्स यूज करनी है और साथ में निमोनिक्स वर्ड यूज करने हैं। अपने ब्रेन को कुछ ना कुछ हिंट दे दो ताकि वो उस चीज को इंपॉर्टेंट समझे। टीचर बोलता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बच्चा नोट करता है कि इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के जाएगा। बट जब कोई टीचर कहता है कि कभी आया तो नहीं एग्जाम में बट नॉलेज के लिए सुन लो, तो शायद हम सुनना भी नहीं पसंद करते। तो दिमाग को थोड़ा सा बेवकूफ बना के रखेंगे तो ये जर्नी ईजी रहेगी लर्निंग की। ठीक है, ये तो सेल्फ लर्निंग की टेक्निक्स होगी। एक होता है किसे सीखना, वो लर्निंग होता है डिजिटल लर्निंग, आजकल बहुत चल रही है, आपने शुरू किया प्लेटफॉर्म भी अपना, इसके बारे में कुछ ख्याल आपने बताए डिजिटल लर्निंग के बारे में? डिजिटल लर्निंग इज वेरी वेरी एक्सीलेंट टेक्निक। डिजिटल लर्निंग से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं घर पे भी। आपने देखा है कोविड के बाद से पूरा का पूरा एजुकेशन इंडस्ट्री, पूरा का पूरा एडटेक जो है कंप्लीट चेंज हो चुका है, ड्रास्टिक चेंज आया है। और मोस्ट ऑफ द टीचर्स भी अब शिफ्ट हो रहे हैं ऑफलाइन से ऑनलाइन पे या हाइब्रिड मोड में जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डिजिटली बहुत कुछ चीजें अचीव कर रहे हैं, बट अपनी इमोशनल डाइट का भी ध्यान रखेंगे। अब एक नई टर्म है इमोशनल डाइट। जैसे हम लोग अपनी फिजिकल डाइट का ध्यान रखते हैं कि हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना, बट इमोशनल डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल डाइट आपके इमोशनल इंटेलेक्ट को अफेक्ट करती है। हम बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारी इमोशनल डाइट के लिए अनहेल्दी है ना। आप कुछ भी चीज कंज्यूम करते हैं उसके अंदर सब होता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, फैट कितनी है, प्रोटीन कितनी है, बट जो हम इमोशनल डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, क्या कभी हमने एनालाइज किया? हम सुबह सुबह उठ रहे हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर तो चलो हैबिट कहीं होगी कम होगी, अब हम डिजिटल, हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। आपको मिक्स इमोशंस मिल रहे हैं। एक रील में आपको इमोशन मिल रहा है ग्रीफ का, एक में मिल रहा है इमोशन पेन का, एक में मिल रहा है इमोशन शायद बिट्रेल का,
कि किसी ने धोखा दे दिया किसी को, तो वो धीरे धीरे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में ब्लोटिंग पेपर अगेन वेरी मच एक्टिव, तो उस टाइम पे क्या होने वाला है, आपका जो ब्लोटिंग पेपर है वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही आपकी इमोशनल डाइट होगी वैसे ही आपकी इमोशनल हेल्थ होगी, एज लाइक फिजिकल डाइट और फिजिकल हेल्थ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटली आप लोग कनेक्ट रहें, बहुत एडवांटेज मिलेगा आपको, बट आप ये चेक करते रहें टाइमली कि जो इमोशनल कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, या बीइंग अ पेरेंट आपके बच्चे क्या इमोशनल कंटेंट यूज कर रहे हैं, ये क्या इमोशनल डाइट वो बेसिकली कंज्यूम कर रहे हैं, उसका आप एक चेक रखें, तो दैट वुड बी अ बेटर थिंग। अभी बोर्ड्स भी आ रहे हैं बच्चों के, 10th 12th वालों के, उनके लिए कोई एडवाइस आप बताना चाहें कि वो कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें बोर्ड्स की, क्योंकि बोर्ड्स एक बहुत क्रूशियल टाइम होता है अब एक ज़िंदगी में बच्चे की, 10th और 12th, तो कैसे करना चाहिए? बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ना एक परसेंटेज को बहुत ज़्यादा एक टैबू बनाया हुआ है कि 90% एंड अबव अगर आपके नहीं आए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, जो कि सबसे पहले गलत है। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं बोलता 90% अचीव करने के लिए, ऐसा सब टीचर बोलते हैं, बट स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि आपका जो प्रीवियस स्कोर था आपको उससे ज़्यादा इंप्रूव करना है, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मान लो आपका प्रीवियस स्कोर 60 है, आपके पेरेंट्स आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 60% आप लेंगे, तो आप उनको सरप्राइज कर सकते हैं 70% लेके, और वो आपके लिए आपकी लाइफ में टॉप ही है। आप ये सोच के जाएंगे कि मैंने तो 95 लेने हैं, तो वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कंपैरिजन वो सब आएगा। बिल्कुल सही बात। आपको अपने लेवल से एक्सीड होना है, और उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। उसके लिए आपके लिए जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब फैसिनेट करती है, अपने पेरेंट्स का चेहरा हो सकता है, कोई लाइफ में आपको कोई गोल दे रखा है, वो आपको जो अट्रैक्ट करती है चीज़, आप उसको विजुलाइज करेंगे, आपको वो अंदर से मोटिवेशन आएगी। और पेरेंट्स के लिए भी ये जरूरी है कि उनको 90% से ज़्यादा मेहनत करना सिखाएं लाइफ में। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास करिकुलम में 5 to 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में मैंने एक कॉन्सेप्ट भी अभी कुछ टाइम बाद मैं बुक भी लॉन्च करूंगा उस पर। देयर इज अ टर्म कॉल्ड अ 6 सब्जेक्ट, ये जो मैंने खुद से एक टर्म लॉन्च की है, 6th सब्जेक्ट, जो कि स्कूल्स करिकुलम में होना चाहिए। स्कूल्स करिकुलम में 5 सब्जेक्ट्स हैं सीनियर क्लासेस में, एक 6th सब्जेक्ट होना चाहिए जो इन सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज कैसे करना है वो सिखाएं। फिजिक्स का टीचर आके फिजिक्स पढ़ा के चला जाता है, केमिस्ट्री का टीचर केमिस्ट्री, मैथ्स का टीचर मैथ्स, बट लाइफ में कैसे डील करना है इन सब्जेक्ट्स के साथ वो कोई नहीं बताता है। साथ में कि आप कैसे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ें, आप कैसे वो पास्ट कार्मिक अकाउंट्स का प्रेजेंट लाइफ में फर्क पड़ता है उसके बारे में जानें, तो वो बहुत जरूरी होता है। जब आप ये सारी अवेयरनेस रखते हैं तो आपकी जर्नी इजी होती है। साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो बहुत स्कूल जब ऑप्ट कर रहे हैं, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हर बच्चे को समझनी चाहिए। अगर उसके पास 100 रुपए का नोट है तो उसको 100 रुपए से कैसे 200 रुपए बनाने हैं, एटलीस्ट इतना ज्ञान उसको होना चाहिए, और वो स्कूलिंग लेवल पे ही हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा मिल जाती हैं, आपको करियर की चिंता होती है। स्कूल लाइफ में आप बहुत चीजें जल्दी सीख जाते हो, और अगर कोई अलग सब्जेक्ट आता है तो बच्चे थोड़ा सा ज्यादा उसके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं। तो एटलीस्ट स्कूल करिकुलम में ये चीजें होनी चाहिए, और पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए कि बच्चा अपनी जो उसकी कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा कर लेगा, तो हमारे लिए वही है। आपके लिए आपके कलीग को इम्प्रेस करना कम इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ, आपके बच्चे की इमोशनल हेल्थ, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपका बच्चा दिल से पढ़ना चाह रहा है और 95 लेना चाह रहा है, वेल एंड गुड। अगर वो नहीं लेना चाह रहा, उसको आप सारे प्रोज एंड कॉन्स बताइए कि आपके लाइफ में यही अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारा ये बिजनेस है, आपको आगे ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, रेस्ट इज अप टू यू कि आपको क्या करना है। क्योंकि प्रेशर बिल्ड करने वाला आई थिंक अब वो माहौल नहीं रहा। बच्चा अगर आपसे गाइडेंस नहीं लेगा तो वो किसी और से ले रहा होगा, और शायद वो बेस्ट पर्सन ना हो, वो किसी फ्रेंड से गाइडेंस ले रहा होगा, किसी अननोन पर्सन से ले रहा होगा, और फिर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा हमारे कंट्रोल में अब नहीं है। तो वो पेरेंट्स से कहीं ना कहीं वो अफेक्शन नहीं मिलती। जस्ट पेरेंट्स अपना ड्रीम पूरा करना चाह रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए। आप बच्चे से म्यूचुअल बेसिस पे डिस्कस करें, बच्चे के साथ एक रिलेशन बिल्ड करें। अगर आप एक फादर हैं, एक मदर हैं, उससे भी हटके पहले आप एक बच्चे के फ्रेंड हैं, तो ये आपको जानना पड़ेगा कि बच्चे की क्या क्या प्रॉब्लम है। आप थोड़ा पढ़ें उसके बारे में। बीइंग अ पेरेंट भी, पेरेंटिंग भी बहुत डिफिकल्ट है आज के टाइम पे। आप जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीजें मिलेंगी कि इस एज में क्या क्या बच्चे को प्रॉब्लम आती है। बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, आपको लग रहा पता नहीं क्यों ही नहीं कर रहा, बट बिहाइंड द सीन बहुत सारी स्टोरीज चल रही होती हैं, तो उसको समझेंगे तो दैट वुड बी अ बेटर थिंग। इस टाइम प्यूबर्टी भी आ रही होती है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी चीजें आपको पता है कि बायोलॉजिकल, इमोशनली, एडोलेसेंस की एज बहुत एक थंडर स्टॉर्म है उनकी लाइफ में। वहां से निकल पाना और उसको मैनेज कर पाना अपने आप में ही वो स्ट्रगलफुल है। हमें लगता है कि बच्चे ने एकदम से ऐसा रिस्पॉन्ड क्यों कर दिया, बट वो सारा का सारा हार्मोन का खेल है। तो वो हार्मोन्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि इस एज में ये इमोशन नॉर्मल है, बट उसको कैसे राइट डायरेक्शन में आपने रीडायरेक्ट करना है, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर एंड अ पेरेंट, आई थिंक। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 10th पे ज़्यादा फोकस करूँगा अब मैं। जब हम पेपर लिखते हैं, पेशेंट पे उसे पिन डाउन करते हैं,
तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे लिखा हुआ है वो कि पढ़ना भी ईजी हो गया जो चेक कर रहा है उसे। तो प्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे होनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? प्रेजेंटेशन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंटेशन? मतलब आपको पेपर क्या लिखने लगता का है तरीका। पेपर कैसा लिखा गया हाँ है? जी। प्रेजेंटेशन मतलब वो हाँ है। जी। आप कभी किसी होटल में खाना खाने गए हों तो आपने कभी ऐसी डिश ऑर्डर की है जो आपने सिर्फ देख के करी हो? कई बार वेटर लेके जा रहा होता है, हमें अट्रैक्टिव लगती है देख हाँ, के, चाहे उसमें नमक भी ना हो, चाहे उसमें फ्लेवर्स भी ना हो। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खाने को खाने से पहले विजुअल अपील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी जब एक एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी आती है चेक करने के लिए, तो एग्जामिनर उसको एनालाइज करता है फ्रॉम कैसी विजुअली वो दिख रही है। वो एनालाइज कर लेता है कि ये बच्चा किस पर्सपेक्टिव का है, वो एनालाइज कर लेता है कि ये बच्चा किस लेवल का है। तो पहले आपके पेपर में स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिंग अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूं कि अगर आपके पास 1 मार्क का कोई क्वेश्चन है, आप 1 लाइन छोड़ेंगे। हाँ जी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो खत्म करने के बाद 2 लाइन्स छोड़ेंगे। 3 मार्क्स है तो 3, 4 है तो 4, 5। अब आप सोच रहे होंगे 5 लाइन्स अगर छूटे होंगी तो वो थोड़ा अजीब लगेगा। बट एट द एंड ऑफ द एग्जाम आपको उन लाइन्स के बीच में पेंसिल से 2 लाइन्स खींचनी है जो एक क्वेश्चन को दूसरे से पार्शन करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन दूसरे से अलग दिखेगा। आप फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, क्योंकि आप कभी बुक्स भी पढ़ते हैं, आप देखते हैं एक पैराग्राफ लिखा और उसी पैराग्राफ के साइड में लिखा फिगर 3.21। हाँ जी। आपका ध्यान पहले कहाँ जाता है? आपका फ्लो चार्ट पे ध्यान जाता है, क्योंकि फ्लो चार्ट हमारा ब्रेन ज्यादा जल्दी रिकॉग्नाइज करता है। अब बोर्ड्स में या कहीं पे कलर्स अलाउड नहीं होते, बट आप अपने नोट्स जब बना रहे हैं तो आप कलर्स यूज करें। आप अपने नोट्स अपने लिए बना रहे हैं, आप कोई भी लैंग्वेज उसमें लिखें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। कलर्स हमारा ब्रेन बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगेन उसको सेंड करता है। तो कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है तो बी कॉन्फिडेंट विद योर प्रेजेंटेशन। बिकॉज अगर टीचर ने आपके 10 आंसर ठीक किए हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो 11th आंसर भी ठीक करेगा, जस्ट बिकॉज एक बैकग्राउंड स्टोरी बिल्ड हो चुकी है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो एक प्रॉब्लम भी है, और साथ में वो चल सकता है, बट प्रेजेंटेशन अगर अच्छी नहीं है तो वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो प्रेजेंटेशन की स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी, और चैनल पे कई वीडियोस भी मैंने ऐसी पोस्ट की हुई हैं जिससे आप सीख सकते हैं कि आप कैसे, अगर आपको पेपर बहुत कम भी आता है तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। ओके, एकेडमिक्स हो गया। अब हम बात करेंगे आपकी हॉबीज़ की, पैशंस की। इसके अलावा कोई पैशन है, हॉबी है आपकी? पैशंस हैं, बहुत सारे हैं, और कुकिंग में काफ़ी ज़्यादा। हाँ, आप मास्टर शेफ में गए थे। हाँ जी, हाँ जी। उसकी क्या कहानी है मास्टर शेफ की? हाँ, मास्टर शेफ इंडिया सीजन 7 में मैं था, और काफ़ी आगे तक कई बार मैंने ट्राई किया है, और काफ़ी आगे तक भी मैं गया हूँ मास्टर शेफ में। बहुत अच्छा माहौल होता है वहाँ का, और बहुत मेहनत भी लगती है। जो आपको शायद टीवी पे दिखता है कि ऑडिशन का राउंड 1 है, वो एक्चुअल में 6th या 7th राउंड होता है। मतलब उससे पहले बहुत ही एक हेक्टिक प्रोसीजर होता है। इनिशियली आप लोग बहुत ज़्यादा होते हो क्राउड में, फिर धीरे धीरे आप कम होते हैं, और उसके बाद फिर फाइनल आपका राउंड होता है, जो स्टूडियो राउंड होता है। देन यू एंटर्ड इन द मास्टर शेफ किचन। मेरे साथ क्या था कि आई वाज सिलेक्टेड, काफ़ी आगे तक राउंड के लिए मैं सिलेक्टेड था, बट मेरा एक इशू ये है नॉन वेजिटेरियन के साथ। हालांकि आई एम प्योर वेजिटेरियन, और नॉन वेजिटेरियन में इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, मैंने कभी कुक नहीं किया नॉन वेजिटेरियन, बट काफ़ी पढ़ा हुआ उसके बारे में। और पर्सनली भी मेरा जो ओपिनियन है, हालांकि फूड प्रेफरेंसेस हर एक की अलग अलग हो सकती हैं, बट स्पिरिचुअलिटी में अगर हम जाएं तो वेजिटेरियन फूड कंपैरेटिवली बेटर होता है। वाइब्रेशंस बहुत प्योर होती हैं। अगर हम वाइब्रेशंस की बात करें तो फूड की वाइब्रेशंस हम तक पहुंचती हैं। जो आप खाना खा रहे हैं उसकी कैसी वाइब्रेशन है, जो आप नॉन वेजिटेरियन मीट कंज्यूम कर रहे हैं, इमेजिन करें कि लास्ट के 2-3 मिनट्स में उस एनिमल के क्या इमोशंस रहे होंगे। दैट वुड बी द इमोशंस ऑफ पेन, ग्रीफ, फियर, हेल्पलेसनेस बेसिकली। तो वो सारे इमोशंस धीरे धीरे आपके अंदर इनकलकेट होते हैं। सात्विक फूड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें तो लहसुन प्याज भी अवॉइड किया जाता है, बट ये एक मेरे साथ ड्रॉबैक रहा कि मास्टर शेफ में आपको नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों कुक करने होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक रहा, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जजेस जो हैं, जो सेलिब्रिटी शेफ्स हैं, विकास खन्ना जी, रणवीर बरार जी, वो बहुत अच्छे, मतलब काफ़ी अच्छा वहाँ का माहौल है। और अगर आप देखेंगे तो मतलब ये भी एक क्रिएटिव फील्ड है कुकिंग भी, मतलब आपको प्लेट पे बहुत कुछ दिखाने का मौका मिलता है। आप कलर शो कर सकते हैं, आप टेक्सचर शो करते हैं, आप क्रिएटिविटी शो करते हैं। अगर आप प्लेट्स भी देखोगे प्रोफेशनल प्लेटिंग की, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसमें भी आप देखते हो कि 5 स्टार प्लेटिंग में 80% खाना प्लेट पे होता ही नहीं है, सिर्फ खाना 20% होता है, पूरी प्लेट एम्प्टी होती है। तो ये स्किल्स आप सीखते हैं जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं या अपनी हॉबी को फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि अपने पैशन को साथ में जरूर रखें। कुछ ना कुछ एक ऐसा होना चाहिए, वही है नाम में वजन होना चाहिए, कि किसी को बताओ तो वो आपको थोड़ा सीरियसली ले इन फ्यूचर भी। तो इसलिए आप चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, वापस टीचिंग पे आना चाहूँगा। आपकी टीचिंग करियर में क्या चैलेंजेस लगे आपको आज तक, क्योंकि कितना टाइम हो गया आपको, एक्सपीरियंस कितना हो गया, उस टाइम में क्या कुछ ऑब्स्टेकल्स आए, क्या चैलेंजेस आए?
देखिए जो टीचिंग प्रोफेशन है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहली बात। right. टीचिंग एक प्रोफेशन नहीं है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। बट आज के टाइम पे जो टीचिंग का प्रोफेशन है बहुत लाइमलाइट में आया है कोविड के बाद। बट पहले अगर हम बात करें क्या टीचिंग का प्रोफेशन उस लेवल पे लाइमलाइट में था? नहीं था टीचिंग का प्रोफेशन। टीचिंग का प्रोफेशन ये माना जाता था कि शायद एक बैकअप प्लान होगा, है ना, टीचिंग के लिए हमारी ये थॉट प्रोसेस थी। बट पहली बात टीचिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपने बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं अगर आप सच में टीचिंग प्रोफेशन के अंदर होते हैं तो। लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स होते हैं आपको 9 आवर्स 10 आवर्स खड़े रहना पड़ता है। आपकी वॉइस कंटिन्यूटी में यूज होगी, आपको शाउट करना पड़ेगा जब आप एक मास को पढ़ा रहे हैं। इवन आपने माइक्रोफोन भी यूज किया हुआ है, बट स्टिल आपको बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ती हैं, डाउट सेशंस होते हैं। तो अगर आप एक दिन के लिए भी वो लाइफ जिएंगे, आपको पता चलता है। अगर आप क्लास में किसी बच्चे को 10 मिनट्स के लिए पनिशमेंट देते हैं खड़े होने के लिए, तो 10 मिनट में हालत खराब होती है। एक टीचर पूरा दिन खड़ा भी है, वॉइस पे भी बहुत लोड ले रहा है, उसके साथ साथ बच्चे भी उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, साथ में उसने अपना कंटेंट भी प्रिपेयर करना है, बेस्ट कंटेंट भी डिलीवर करना है, और साथ में जजमेंटल बहुत होते हैं बच्चे भी और लोग भी, क्योंकि आप एक ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे आपको 24/7 कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है। आप सेलिब्रिटी नहीं है, पर आपको कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है। आप मार्केट में, आप कहीं बाहर हैं, तो आपको कुछ अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल रखने पड़ेंगे बीइंग अ टीचर, कि आपको कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है, आपको देख रहा है और आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं टीचिंग लाइफ में। बट उसके एंड ऑफ द डे जो सेटिस्फेक्शन आप फील करते हैं टीचिंग से, जब आपका स्टूडेंट कुछ सक्सेसफुल होता है, या आपको जो स्टूडेंट्स की तरफ से लव मिलता है, जो स्टूडेंट्स की तरफ से आपको रिगार्ड रिस्पेक्ट मिलती है, उससे बहुत ज़्यादा है। वो टीचर टू टीचर भी वेरी करता है। अगर आप सच में अपने प्रोफेशन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं और बच्चों के लिए जेन्युइन है अंदर से, तो आपको वो रिटर्न में मिलेगी। मतलब बच्चे आपके फ़ोन होने चाहिए। इवन एक छोटा बच्चा जो आपसे नहीं भी पढ़ा, वो भी आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए कि आपने कभी, आप रास्ते में जा रहे हैं, उसको चॉकलेट दे दी चिल्ड्रंस डे पे, जैसे आपने नेम पूछ लिया, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे हैं, उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि एक टीचर ने उसका नेम पूछ लिया। बिकॉज आपके टाइम पे, हमारे टाइम पे आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता था कि टीचर आया, इग्नोर ही करके चला गया, क्योंकि उसका काम था पढ़ाने का, और वो भी उस टाइम के लिए बेस्ट था। पर आज के टाइम पे अगर आप वो टैक्टिक्स फॉलो करते हो तो आप नहीं हो सक्सेसफुल। आपको एक इंटरैक्टिव माहौल देना पड़ेगा बच्चे को, और बच्चे की और प्रॉब्लम भी समझनी पड़ेंगी, क्योंकि बच्चा वहाँ पे सीखने के लिए आ रहा है, पढ़ने के लिए शायद कम आ रहा है। तो वो सीखने वाला पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और कंटेंट चेंज होता है डे बाय डे। एक बच्चा आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट करेगा, नेट से लेके आएगा, कहीं से लेके आएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो उसमें सबसे बेटर ऑप्शन ये रहता है कि एक्सेप्ट करो कि जब आप आर्ग्यूमेंट मोड में रहेंगे कि मुझे तो ये आता है, और आप प्रूव करने लगेंगे, तो बच्चा आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, गूगल आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, ये आपको पता है। वो आपके सामने 10 फैक्ट रख देगा कि आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे उसको। तो आप भी लर्निंग फेज में, आप क्या ऐसा होगा कि वर्ल्ड के बेस्ट हैं, आपसे ऊपर भी कोई होगा, जो वर्ल्ड का बेस्ट है उससे ऊपर भी कोई होगा। तो दैट इज़ अ मेजर चैलेंज जो टीचिंग में होता है। बिल्कुल सही बात है। तो आपके पर्सपेक्टिव में एक आइडियल टीचर कैसे होता है? एक आइडियल टीचर बनते कैसे हैं? एक आइडियल टीचर बनने के लिए मेरे हिसाब से एक आइडियल टीचर बनने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको सोचना पड़े कि मुझे आइडियल टीचर बनना है। पहली बात ये है, जब आप ठान लेते हैं मुझे आइडियल टीचर बनना है, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें कर जाएंगे जिसकी शायद नीड नहीं थी। आप प्योर रहें बाय हार्ट। आपके कुछ कार्मिक अकाउंट्स हैं अगेन बच्चों के साथ, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पे वर्क करेंगे। साथ में आप अपना काम ईमानदारी से करें। जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं क्लासरूम में, आप प्रायोरिटी उसको दें। मतलब मुझे अभी भी पता है कि मैंने अपने फैमिली फंक्शंस तक मिस किए हैं स्टूडेंट्स की क्लासेस के लिए, और ये बात बच्चे जानते हैं। इवन बच्चे कहते हैं कि ऑफ होनी चाहिए बीच में कभी, तो मुझे लगता है कि ऑफ भी देनी जरूरी है। बट साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का एग्जाम आपको लगना चाहिए कि मेरा खुद का एग्जाम है। मतलब मेरे घर पे ऐसा माहौल होता है जब स्टूडेंट्स के एग्जाम होते हैं, इवन बोर्ड्स के नहीं भी होते, स्कूल के एग्जाम होते हैं, तो उनको पता होता है इसके एग्जाम चल रहे हैं। क्योंकि मेरा ऐसा शेड्यूल भी रहा है कि मैं रात को 12 बजे सो रहा हूँ, फिर मैं 2 बजे उठ रहा हूँ, और स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर आप सोते कब हो? मतलब 2-2 घंटे की नींद लेके भी, क्योंकि काम करने को बहुत सारा होता है जब आप इतने सारे बच्चों को टीच कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर एक बच्चे की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। मतलब जब आप मटेरियलिस्टिक हो जाओगे ना कि मुझे तो अर्निंग करनी है, तो वो वाली चीज़ें शायद पीछे रह जाएंगी। तो चलो कोई बात नहीं, ऑफ कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं अगर ये टॉपिक नहीं हुआ तो। बट जब आप कहते हैं ना कि मुझे कुछ बदलाव लाना है, मुझे कोई बच्चा याद करे 5 साल बाद भी, उसे लगे कि यार कुछ था, तो उसके लिए फिर आपको उसमें भी मजा आता है कि आप अपनी लाइफ को भी कॉम्प्रोमाइज करें। कोई बात नहीं, अगेन टीचिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये प्रोफेशन तो नहीं है अब, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये रीज़न है। ओके, एट लास्ट एक मैसेज जो आप देना चाहें स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को? हाँ जी, बता सकते हैं। प्रेजेंट टीचर्स के लिए एक मैसेज सिंपल सा ये है कि टीचिंग को
इतना सीरियस ना लें जितना पास्ट टाइम से चलता आ रहा हाँ है। जी। आप बच्चों के साथ शेयर करें, हाँ जी। बट वैल्यूज एंड प्रिंसिपल भी कॉम्प्रोमाइज उस चीज़ में ना हो। बीइंग अ टीचर आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या है। क्लास में एक लास्ट बेंच पे भी बच्चा बैठा है, इसको कोई कंसर्न नहीं है आप क्या पढ़ा रहे हैं, उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो आपको ये समझना होगा कि वो बच्चा भी आप ही की क्लास का हिस्सा है। हाँ जी। आप इनिशियली 10 जो स्टूडेंट्स फर्स्ट रो में बैठे हैं उनसे आप रिजल्ट निकाल के प्रूव नहीं कर पाएंगे कि आप एक अच्छे टीचर हैं। आप एटलीस्ट लास्ट वाले स्टूडेंट को बहुत अच्छा स्कोर ना करवा पाएं, बट एटलीस्ट उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो सॉर्ट करके उसको इतना कॉन्फिडेंस दे दें कि वो लाइफ में कभी एटलीस्ट फेल ना हो। राइट। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, और अगर प्राउड फील नहीं भी करवाएंगे दैट इज ओके। आप अपनी लाइफ में कुछ एक ऐसा जरूर ढूंढिए जिससे आप इन फ्यूचर लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएं। वो जरूरी नहीं है स्टडी हो, बट आपको बेसिक एजुकेशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज एक सोसाइटी के अंदर आपको स्टैंड आउट करना है। बेसिक एजुकेशन करिए, बट मेहनत करना सीखिए, क्योंकि यही एज है आपकी जो स्कूल लाइफ है, यही आपको मेहनत करना सिखा पाएगी। तो मेहनत करना सीखिए। जब आप मेहनत करना सीखेंगे तो सब कुछ ईजी है फिर आपके लिए। और पेरेंट्स के लिए एक लास्ट मैसेज ये है कि बच्चों को प्रेशर कुकर ना बनाएं, मतलब बच्चों का जो माइंड है उसकी जो एक टेंडरनेस है उसको समझिए। आप अपने टाइम पे क्या थे उस चीज़ को भी याद रखिए। बच्चों से एक्सपेक्टेशन 95% की, और आप खुद कभी 60% से ऊपर नहीं गए, इस चीज़ को ये याद रखना पड़ेगा। एंड दैट इज नॉट अ वेरी जजमेंटल स्टेटमेंट। इट्स ओके टू टेक लेस मार्क्स, और मार्क्स ज़्यादा आने से कुछ नहीं होता है। मार्क्स अगर आपके बहुत ज़्यादा, आप कुछ अलग स्टैंड आउट नहीं करने वाले। आपको लाइफ में लर्निंग कितनी है। अब अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और आपको शायद ना पता होता कि मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, कुछ है, तो शायद आपको कुछ वैल्यू ऐड लगी होगी अपनी लाइफ में भी, या मैं भी आपसे मिला हूँ, बाहर भी हम बात कर रहे थे, तो मुझे लगा होगा कि आपने मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया। क्या मैंने आपसे पूछा कि आपके 12th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स थे? आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट आपके पेरेंट्स को उस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे ये सारे टैबूज हैं, उसके लिए जरूरी है कि पेरेंट्स को आप एक इतना स्कोर ला के दे दें कि वो एक प्राउडली बोल पाएं कि इतना स्कोर है। बाकी कम भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो प्रेशर कम करें बच्चे पे, और थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल करें ताकि वो लाइफ में और चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएं। ठीक है, थैंक यू सो फॉर कमिंग हियर टुडे, एंड थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग रियलिटी टॉक्स, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। Thank you, प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। आपने सर से बहुत कुछ सीखा होगा अबाउट एग्जाम्स, अबाउट कॉम्पिटिशन्स, एंड हाउ यू कैन क्लियर योर बोर्ड्स विद गुड मार्क्स। हमने बहुत कुछ स्पिरिचुअल बात की, बहुत ही फिलोसफिकल बातें भी की। ये पॉडकास्ट बहुत ही डीप था, बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग वाला था। तो आई होप आपने कुछ सीखा होगा, कुछ जाना होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ सवाल हो, कुछ जवाब हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल ओपन। थैंक यू।